तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि रेट ऑफ रिएक्शन आप किस तरीके से डिफाइन करते हो। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हमने डिस्कस करा था और साथ ही साथ में हमने ये भी डिस्कस करा था कि आप किसी भी रिएक्शन का रेट किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना, उसको देख लेना अच्छे से, तब जाके आपको ये कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेट लॉ क्या होता है। ठीक है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब रेट लॉ ये पढ़ना क्यों जरूरी होता है, तो हमने जब रेट निकालना सीखा था, किसी रिएक्शन का रेट निकालना सीखा था, तो उसमें हमने क्या सीखा था। सपोज करो कि हमारे पास में एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी, ये एक रिएक्शन होती थी। ठीक है, उस रिएक्शंस में हमने क्या करा था हम लोग ने कि ये वाली साइड में जब हम लोग रेट निकालते थे तो उसको आर से दिखाते थे, और ये होता था माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल माइनस बी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो हम लोग ये निकाल के बैठे थे, मतलब रेट, अगर किसी रिएक्शन का हम लोग को रेट निकालना था तो हम लोग इस तरीके से निकालते थे। ठीक है, और माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो होता है आपका रिएक्टेंट होता है और ये आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती है तो माइनस लगाते थे हम लोग, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती थी तो हम लोग प्लस लगा के चलते थे, है ना। ये था, तो हम लोग रेट निकालना सीखे थे। तो ये रेट कब निकाल रहे थे हम लोग, जब हमारी एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी। ठीक है, जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी, जो हमारी स्लो वाली रिएक्शन थी जो कंप्लीट हो जाती थी, तो हम लोग उस टाइम पे ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालते थे। ठीक है, तो अब ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब हम निकालते थे। अब क्या पता कि रिएक्शन कंप्लीट चल रही है और हमें बीच में ही निकालना पड़ जाए, है ना। कि ये भी ख्याल आता है कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो हमें उसी टाइम पे अगर रिएक्शन का रेट निकालना पड़ जाए तो किस तरीके से निकालेंगे। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए ये रेट लॉ बनाया गया था। ठीक है, कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हुई नहीं है अभी तक और वो रिएक्शन चल रही है, तो उस टाइम पे अगर आपको रिएक्शन का रेट निकालना हो जाए तो आप रेट लॉ का यूज करा जाता है। तो उसके लिए रेट लॉ बनाया गया था। ठीक है, अब ये रेट लॉ कहता क्या है, तो रेट लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जो भी रेट लॉ होता है, ठीक है, ये डिफाइन ये करता है कि इट इज डिफाइंड एज, या फिर रेट लॉ सेज दैट, ऐसा कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, rate of a reaction rate of a reaction is directly proportional to concentration of a reaction। ये होता है आपका रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ का डेफिनेशन ये होता है कि जो रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। ठीक है, कि रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसका अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, ये रेट लॉ बनाया गया था कि जब आपकी रिएक्शन कोई चल रही होगी, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, तो इस तरीके से आप रेट निकाल सकते हो रिएक्शंस का। ठीक है, जब रिएक्शन चल रही होगी तो उस टाइम पे अगर आपको रिएक्शन का रेट निकालना हो जाए तो रेट लॉ का यूज करा जाता है। और रेट लॉ क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके कंसंट्रेशन, मतलब उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास में एक रिएक्शन है, जैसे हमारे पास में एक रिएक्शन है, हम सपोज करते हैं कि ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी गिव्स आउट, ये रिएक्शन अभी चल रही है। ठीक है, सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल बी, हमारे पास में एक रिएक्शन है। ठीक है, अब ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, तो इसकी स्टाइकियोमेट्री नंबर कह सकते हो, इसके नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हो। ठीक है, कि इनका कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना होगा वो कह सकते हो। ए बी सी जो स्मॉल वाले ए बी सी डी है।
ठीक है, तो ये इनकी स्टोइकियोमेट्री नंबर बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि इनकी जो कंसंट्रेशन टर्म है उनका वैल्यू कितना होगा वो बोल सकते हो। ठीक, आगे अगली चीज, ये हमारे पास में एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स आउट सी सी प्लस टी डी, मतलब हमारे पास में एक रिएक्शन है जिसके पास में एक रिएक्टेंट है ए एंड बी, उन रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है सी एंड डी। ठीक है, हमारे पास में एक रिएक्टेंट है ए एंड बी, जिसको मिलाने के बाद कुछ प्रोडक्ट मिलता है जिसकी वैल्यू है सी एंड डी। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट लॉ होता है वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दिखाते हैं आर से। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दिखाते हैं आर से, आप स्मॉल आर से भी दिखा सकते हो, कैपिटल आर से भी दिखा सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से दिखाते हैं। पहली चीज वो कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट हमारा ए और बी है, तो ए का कंसंट्रेशन होता है कैपिटल, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, और बी का कंसंट्रेशन ऐसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका कंसंट्रेशन, और कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। तो हो गया सिंपली, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ये वाला जो टर्म होता है ये आपके रिएक्टेंट का वैल्यू शो करता है। ठीक है, और ये वाली जो टर्म होती है ये आपके प्रोडक्ट की वैल्यू शो करती है, जिसमें जो स्मॉल ए बी सी लिखा गया है वो आपके स्टोइकियोमेट्री नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो उसकी वैल्यू के बारे में बताते हैं। अब जब आप ये रेट ऑफ रिएक्शन की पूरी वैल्यू पढ़ेंगे तो ये हो गया। अब इनका यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये आता है इसके पावर में, ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से उनको पावर में करके लिखा जाता है। ठीक है, कि ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ठीक है, अब ये जो ए एंड बी है ना, ये कह सकते हो कि ये ऑर्डर बताते हैं, ये रिएक्शन का ए बी सी डी, इसको स्टाइकियोमेट्री, स्टैचियोमेट्री, इनको स्टैचियोमेट्री नंबर भी बोल सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि ये जो होते हैं ना ए एंड बी, ये ए एंड बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में शो करते हैं। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ए एंड बी जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में शो आउट करेगा, और जो कैपिटल ए कैपिटल बी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिखा है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू को शो आउट कर रहा है, और ए और बी जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री नंबर्स होते हैं, या फिर वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला काम कि अब तो ये हो गया, अभी तो हमने डेफिनेशन के हिसाब से ये देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ठीक है, जिसमें ए एंड बी क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है आपका कंसंट्रेशन टर्म है, और स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। ये जानते हो आप लोग, बहुत बारी मैंने बताया आप लोग को कि ये जब भी आपको प्रोपोर्शनल की साइन मिलती है तो प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं। तो इसको हटाने के लिए जो कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे उसको लिखा जाता है के, उसको हटाने के लिए के नाम का एक टर्म यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा के ए की पावर ए एंड बी के पावर बी। तो ये बनेगा आपके रेट ऑफ रिएक्शन का नया फॉर्मूला, के ए के पावर ए एंड बी के पावर बी। ठीक है, तो अब उसमें जो के है उस के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, के को रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है। अब ये रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट क्या करता है, देखो आपका रेट लॉ खत्म हो गया, रेट लॉ का फॉर्मूला तैयार हो गया, आर इज इक्वल के ए के पावर ए एंड बी के पावर बी। ठीक है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन की जो लॉ था रेट लॉ, उसका फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक, ये था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसको प्रोपोर्शनल वाली साइन को उठाएंगे तो के लगाएंगे। ठीक है, अब ये के जो होता है उसको रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है, और वो करता क्या है, तो ये जो के होता है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नाम है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो आपकी रिएक्शन तेजी से होगा। ठीक है, अगर के की वैल्यू बढ़ी तो रिएक्शन तेजी से होगा, के की वैल्यू अगर घटी तो रिएक्शन धीमे से होगी। ठीक है, मतलब के जो भी के है, मतलब जो उस के का नाम ही उसका है कि रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और वो घटा भी सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस के की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका काम ही यही होता है कि अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है,
उस रिएक्शन में अगर के इन्वॉल्व है, रेट कांस्टेंट अगर इन्वॉल्व है, तो ये रेट कांस्टेंट क्या करता है, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो रिएक्शन आपकी तेजी से होगी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो रिएक्शन तेजी से होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो रिएक्शन आपकी धीमे धीमे होगी। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का ये काम होता है। ठीक है, उसका काम ये होता है कि रिएक्शन को तेज करवा सकता है और धीमे करवा सकता है, वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अभी अगर रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन निकालना हो जाए तो सपोज करो कि हमारे पास में जो कंसंट्रेशन टर्म था ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी जो रेट ऑफ जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, हम सपोज करते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 है, ए की भी वैल्यू 1 है एंड बी की भी वैल्यू 1 है। अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूले में अगर रखते हो तो आपको आर इज इक्वल के के बराबर मिलता है। ठीक है, मतलब रेट कांस्टेंट जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको डेफिनेशन निकालना हो तो आपके पास में जो भी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में अगर आपके पास में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 यूनिट है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होगा। इफ आपके पास में रेट ऑफ जो भी कह सकते हो ये कह सकते हो कि आपके पास में अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 यूनिट है, ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर 1 यूनिट है तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आर, रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर आता है। तो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इनको नोट करो। तो हम लोग आगे रेट कांस्टेंट के यूनिट वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था, ये था, और ये एक नया, और हम लोग पहले जो पढ़े थे रेट कांस्टेंट, जब ये रिएक्शन पूरी हो जाती है तब के लिए फॉर्मूला था, और रेट अलाउ ये फॉर्मूला देता है। ठीक है, तो इनको नोट करो। तो हम लोग आगे रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या होता है रेट कांस्टेंट का। ठीक है, इनको नोट करिए। तो चलो आगे जब हम इनके यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे तो यूनिट निकालने वो के का यूनिट निकालना है, मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो रेट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट तो जानते हो, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये तो जानते ही हो ना, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये याद है। तो आपको निकालना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इस के की वैल्यू का यूनिट निकालना है। तो के का अगर यूनिट निकालना हो जाए तो यूनिट निकालने के लिए पहले फॉर्मूला डिराइव कर लो। फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, यहीं से लेके आएंगे। तो ये ए एंड बी को इस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल आर डिवाइड बाई ए के पावर ए एंड बी के पावर बी, इस तरीके से। ठीक है, इसी फॉर्मूले के चाहो तो और भी बढ़ा के आप लिख सकते हो, ऐसा करके आर इज इक्वल ऐसा बढ़ा के लिख सकते हो कि आर जो था आपका वो इस तरीके से था, माइनस रिएक्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी होता है एंड प्लस प्रोडक्ट डिवाइड बाई डेल्टा टी होता है। ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन, अगर ऐसी कोई रिएक्शन है आर गिव्स आउट पी, कि आपके पास में एक रिएक्टेंट है जिससे आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये होता है आर इज इक्वल माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, आर वाली माइनस में होती है क्योंकि रिएक्टेंट है, पी वाली प्लस में होती है क्योंकि प्रोडक्ट है। तो आर की जगह पे इसको ऐसा भी करके लिख सकते हो कि ए के पावर ए एंड बी के पावर बी, इस तरीके से भी उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ना उस तरीके से भी डिफाइन हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों के भी बराबर चलेगा। मतलब पहले तो इसके बराबर था, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर कोई आर गिव्स आउट पी वाली रिएक्शन हमारे पास में, तो वो फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला हमने पहले डिराइव करी थी, है ना, पहले ही कर लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आर इसके भी बराबर है और आर इसके भी बराबर है, दोनों को मर्ज करेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इनके भी बराबर मिलेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो। तो एक तो आपको यूनिट निकालनी थी, तो यहाँ से फॉर्मूला तैयार करोगे, आर ये करके निकाल सकते हो। अब आर क्या था, तो आर मतलब अब इनमें से आर की कोई एक सी वैल्यू उठा लो। ठीक है, आर का मतलब इनमें से कोई एक वैल्यू उठा लो, कोई एक वैल्यू लेना है, तो आप चाहो तो रिएक्टेंट वाली उठा लो, चाहे तो प्रोडक्ट वाली उठा लो, कोई एक लेना। तो हम प्रोडक्ट वाली लेते क्योंकि प्रोडक्ट वाली प्रश्न है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू रखेंगे डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, डिवाइड करेंगे ए के पावर ए एंड बी के पावर बी, इस तरीके से। ठीक है, आगे अब हमको यूनिट निकालना है, तो यूनिट के लिए अब
डेल्टा पी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और कंसंट्रेशन मतलब इसको लिख लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। पी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो गया कंसंट्रेशन इनटू करेंगे डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम, चेंज इन टाइम होता है, तो टाइम हो गया, ठीक है, डिवाइड ए का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और उसके पावर में ए है, और बी का मतलब भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। कंसंट्रेशन इसका यूनिट हो गया, इसका भी यूनिट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करके लिख सकते हो, पावर में बी। अच्छा, कंसंट्रेशन का यूनिट पता है क्या होता है? ये कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो हम उसको बाद में पुटअप करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसको हम बाद में पुटअप करेंगे, फिलहाल हम लोग ऐसे चलते हैं कि डेल्टा पी जो है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर ही होगी, वो बाद में पुटअप करेंगे। इसको कहा जाता है कंसंट्रेशन, ये आपका टाइम, ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, पावर ए एंड बी, ठीक है। अगला चीज देखो, कंसंट्रेशन को ऐसे ही छोड़ दो, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर पूछा जाए इस वाले कंसंट्रेशन के पावर कितनी है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब इसकी पावर होगी एक, ठीक है, इनटू टाइम है, डिवाइड करेंगे ये वाली कंसंट्रेशन, ये वाली कंसंट्रेशन देखो नीचे का सेम है, पावर को एड अप कर लो तो ये मिलेगा कंसंट्रेशन पावर में ए प्लस बी, ऐसा कर लो, पावर में ए प्लस बी, ठीक है। नीचे की वैल्यू जब सेम होती है मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पावर को ऐड करा जाता है, ठीक है। तो ए प्लस बी पावर को ऐड करेंगे, और जो ए प्लस बी है ना, इस ए प्लस बी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ए प्लस बी को ही कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब जो भी आपके पास में स्टोइकियोमेट्रिक नंबर्स थे किसी रिएक्शन में, जो उसकी रिएक्टेंट की वैल्यू के बारे में बता रहे थे, उसी को ऐड कर लो तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा कि कितने ऑर्डर की आपके पास में रिएक्शन है, ठीक है, कितने ऑर्डर की आपके पास में रिएक्शन है। तो ये ए प्लस बी क्या बताएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दिखाते हैं हम लोग एन से, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एन से दिखाते हैं, मतलब एन इज इक्वल हो जाएगा ए प्लस में बी। तो इस एन को जब हटाओगे, ठीक है, ये मिटा रहे हैं, तो इस एन को जब हटाओगे तो आपको मिलेगा के इज इक्वल चल रहा था आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर में वन था इनटू टाइम था, ठीक है, डिवाइड में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ए प्लस बी को हम सिंपली एन भी कह सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको सिंपली एन लिख लेना, ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन को ऊपर भेजो, तो अब ये कंसंट्रेशन की पावर में एन एन, और वो भी पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो ऐसा दिखेगा आपको, कंसंट्रेशन के पावर वन जो पहले थी इंटू कंसंट्रेशन के पावर में माइनस एन इंटू टाइम, ये बचेगा। ये आपकी के की यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जैसे इसको ऐड करे थे कि नीचे का सेम है तो पावर को सीधा ऐड कर लो, तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नीचे का सेम है, पावर को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन, और पावर में मिलेगा आपको क्या, पहले की वन और इसकी ऐड करेंगे तो माइनस वन इंटू टाइम, तो ये आपके रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, कंसंट्रेशन के पावर वन माइनस एन इंटू टाइम, ये होता है कंसंट्रेशन का यूनिट। अब इसको अब डिटेल में डिफाइन करना हो तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, या फिर इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हो, मोल लीटर के पावर माइनस वन, मोल लीटर के पावर माइनस वन, और ये हो जाएगा पावर में वन माइनस एन इंटू टाइम का होता है सेकेंड, टाइम को आप दिखाते हो सेकेंड से, तो ये हो जाएगी आपकी रेट कांस्टेंट का यूनिट, मोल पर लीटर के पावर में वन माइनस एन इंटू सेकेंड, ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन के पावर में वन माइनस एन इंटू टाइम, तो ये होता है आपके रेट कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से रेट कांस्टेंट की यूनिट को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। और रेट कांस्टेंट की यूनिट में आपको ये भी पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ए प्लस बी जो ये एड अप करेंगे, मतलब जो आपके पास में स्टोइकियोमेट्रिक नंबर थे वही आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताते हैं, मतलब रिएक्टेंट के पास में जितना भी ए बी सी जो भी रहा होगा,
जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक नंबर्स होंगे रिएक्टेंट के पास में, उन सबको जब आप ऐड कर लोगे तब जाके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा कि कितने ऑर्डर की आपके पास में एक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इनको नोट करो। तो फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो चलो देखो कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो आपके पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, इनका आपको ऑर्डर निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो पहला एग्जांपल है, आपके पास में एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि आपके पास में कोई रिएक्शन रही होगी ए प्लस बी, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया होगा। आपके पास में एक रिएक्शन थी ए प्लस बी, उसने कोई प्रोडक्ट फॉर्म करा होगा, तो उसका आपको रेट निकाल के दिया आर इज इक्वल के मतलब रेट कांस्टेंट इनटू ए मतलब रिएक्टेंट का वैल्यू हो गया, और ये रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको दिया है, और साथ में ये उसकी स्टोइकियोमेट्री नंबर दी गई है। ठीक है, अब कह रहा है कि आप ये उसके ऑर्डर के बारे में निकाल के बताइए। तो जब ऑर्डर निकालना होगा तो ऑर्डर का मतलब होता है एम प्लस एन कर लो, या फिर आप कर लो ए प्लस बी कर लो। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, इसको ए नाम दे दो और ये आपका बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी का मतलब ए की वैल्यू होगी 1/2, बी की वैल्यू होगी 3/2। दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 3 and 1 4 डिवाइड बाई 2 और ये मिलेगा 2। मतलब जो भी आपने रिएक्शन का ये रेट निकाल के दिया है हमको, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी निकाल के दिया है, जिस रिएक्शन का हमको दिया है, वो रिएक्शन आपकी मतलब उस रिएक्शन का ऑर्डर आपके पास में 2 आया है, मतलब वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की होगी। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो कई तरीके का होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कई टाइप का होता है। जैसे अगर n की वैल्यू 0 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप n से दिखाते हो। अगर n की वैल्यू 0 है तो उसको बोला जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 है तो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो उसको बोला जाता है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 है तो उसको बोला जाता है वो सेकंड ऑर्डर वाली रिएक्शन है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शंस के टर्म्स को डिफाइन करा है। तो बाद में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उनका रेट किस तरीके से निकाला जाता है, तो उसके बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। ठीक है, तो ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास में जब ये 2 आया मतलब ये जो हमारे पास में रिएक्शन रही होगी जिसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिया था, तो वो क्या रिएक्शन है, वो सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास में रिएक्शन है। वो रिएक्शन कैसी है हमारे पास में, वो सेकंड ऑर्डर वाली रिएक्शन है हमारे पास में। ठीक है, मतलब n की वैल्यू 2 मिल गई, मतलब ये पता चल गया कि वो जो भी रिएक्शन थी वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, इसका अगर आपको ऑर्डर निकालना हो जाए तो ऑर्डर निकालोगे तो ये ऐड करना है, मतलब 3 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस करने का मतलब होता है ये माइनस 1 दिया है, ऐड कर लो तो ये 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 1/2 करके, सॉरी हाँ 1/2 करके आएगा। ठीक है, चलो इसका ऑर्डर निकालना है, तो कह रहा है कि आपके पास में एक रिएक्शन है 3NO N2O प्लस NO2, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट निकाल के दिया है R इज इक्वल के NO के पावर में 2। मतलब रेट कांस्टेंट क्या होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की। तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, मतलब ये रिएक्टेंट है NO, तो NO का कंसंट्रेशन दिया है कि कह रहा है कि उसकी पावर में 2 है। ठीक है, मतलब ये जो 3 है वो तो क्वेश्चन में था आपका। एक चीज और ये याद रखना कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे ना, तो रिएक्शन के हिसाब से अगर देखो, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको ऐसा कोई रिएक्शन दे दिया और इस रिएक्शन में आपके फिर ऐसे अलग से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो जरूरी नहीं होता है कि स्टोइकियोमेट्रिक नंबर ही बराबर हो।
जैसे हम लोग ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला था, तो उसमें क्या निकाला था, जो n था वो a प्लस बी था, ए था ना, तो वो जरूरी नहीं होता है कि वो ए प्लस बी है। आपकी रिएक्शन में जो ए एन बी होती है और जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन में ए एन बी होती है वो सेम ही हो, वो अलग अलग भी हो सकती है। जैसे देखो इस कंडीशन में इधर ए की वैल्यू कितनी है 3 और इधर आपकी ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी स्टोइकियोमेट्रिक नंबर रिएक्शन में और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन में दोनों सेम सेम चले, तो ये अलग अलग भी हो सकता है। तो टेंशन ना लेना, क्वेश्चन में आपको देखो ऐसे करके रेट ऑफ रिएक्शन करके दिया रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको करके दे रहा है कि n की वैल्यू 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, सिंपल है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब n की वैल्यू 2 है, सिंपल है। अब इसका एक और काम कर सकते हो, अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है और आपसे पूछ दे कि ये रिएक्शन है, उसका ऑर्डर निकालो और उसकी यूनिट भी निकाल के बताओ, मतलब उसके के की यूनिट निकाल के बताओ, उसमें जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट निकाल के बताओ, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन थी, रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए पूछ दिया जाए, तो ऑर्डर हमारे पास आ गया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और उस सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालो। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, वो होता है मोल लीटर इनवर्स के पावर में 1 माइनस एन इंटू सेकेंड, ये हमारे रेट कांस्टेंट का यूनिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमने डिफाइन करा था कि मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड, ठीक है। आपको एन की वैल्यू कितनी दी है 2, तो ये कर सकते हो एन की वैल्यू 2 रख के मोल लीटर के पावर में 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड, इसको जब डिफाइन कर लोगे तो ये मिल जाएगा मोल लीटर, और 1 में से 2 करेंगे तो माइनस 1 इंटू सेकेंड। तो ये आपकी रेट कांस्टेंट जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये वाली सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन जो है उसकी यूनिट ये है मोल लीटर इनवर्स तो पहले से था, है ना, मोल लीटर इनवर्स पहले से था, उसके भी इनवर्स इनटू सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से आप यूनिट भी निकाल सकते हो। जैसे ये आपको क्वेश्चन है कि आपके पास में एक रिएक्शन है CH3CHO गिव्स आउट आपको CH4NCO दे रहा है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि आपके पास में रेट आपका ये है CH3CHO के पावर में 3/2, तो आपको अगर ऑर्डर निकालना हो जाए तो ऑर्डर तो सिंपली देख के बता पाओगे 3/2 है, कुछ नहीं करना। अगर आपको कांस्टेंट का ये जो की है रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट निकालना हो जाए, तो यूनिट जब निकालोगे तो ये मिलेगा, यूनिट क्या होता है मोल लीटर -1 के पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब n आपके पास में 3/2, तो ये हो जाएगा मोल लीटर की पावर -1 और ये 1 माइनस 3/2 इंटू सेकेंड, ये कर सकते हो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, तो 2 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर में हो जाएगा -1/2 इंटू सेकेंड, ये आपकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ में यूनिट भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये लास्ट वाला आपके लिए, आपको ऑर्डर एंड यूनिट निकाल के बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसका ऑर्डर एंड यूनिट निकाल के बताओगे कि इसकी ऑर्डर कितनी आएगी और इसका यूनिट कितना आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ऑर्डर निकाल सकते हो और रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो, अब रेट लॉ भी निकाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन पिछले वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करिएगा, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है कि आपको ऑर्डर निकालना है और यूनिट निकालना है, ठीक है। तो इनको नोट करिएगा और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और अगले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर आगे कि और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनको नोट करिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है।